कोरोना जैसी महामारी का दौर तो नहीं है, वैसी भयावह स्थिति तो नहीं है, लेकिन चिंताजनक स्थिति जरूर। और ये स्थिति है हार्ट अटैक के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर। हम एक एपिडेमिक में बैठे हैं and this is the epidemic of heart disease, not only in the country, not only in India, but across the world. Heart diseases major killer है इस समय जो है across the world. जिम में लोगों की डेथ हो रही है, हंसते खेलते लोगों की डेथ हो रही है, चलते फिरते लोगों की डेथ हो रही है, 20-20 साल, 22-22 साल, 24-24 साल के बच्चों को। और ये बहुत बड़ा संकट आज पूरे दुनिया में आ गया है। सब लोग काम कर रहे थे, सडनली कोविड आया और लॉकडाउन में कोविड में लोगों को बहुत डर था, मेंटल स्ट्रेस था। उनको ये डर था कि आज वो हैं कल होंगे नहीं, एंड देन पीपल वर लूजिंग पीपल। तो हार्ट अटैक के जो ये पैटर्न नया देखा जा रहा है, इस पैटर्न ने इस बार मेडिकल साइंस को भी बहुत बड़ी चुनौती दे दी है, लोगों को तो चिंता में डाल ही दिया है। सबसे ज्यादा जाने जो है जो जाती हैं, वन ऑफ द डिजीजेस उसमें जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट और वेसल्स की जो डिजीजेस होती हैं उनकी वजह से होती है। ऐसा नहीं है कि खाली कोविड ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हुआ है पिछले 2 डेकेड्स में। एवरी सेकंड थर्ड यंग इंडिविजुअल इज स्मोकिंग, नॉट ओनली इन मेल्स बट इवन इन फीमेल्स, स्मोकिंग इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड। महिलाओं में भी जो है एक कॉमन भ्रांति है कि महिलाओं को हार्ट डिजीज नहीं होती या कम होती। ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी हार्ट डिजीज कॉमन है। फीमेल्स में जो है डिजीजेस, मैं हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी ओवरऑल जो है डिजीजेस जो है वो थोड़ा लेट डॉक्टर्स तक पहुंचती हैं बिकॉज आवर सोशल स्ट्रक्चर। आज मैं आपको अपने खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूँ। हमारे मेहमान हैं IHLD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीज के चेयरमैन, जाने माने देश के कार्डियोथोरेसिक डिजीज के सर्जन, हार्ट और लंग्स प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर राहुल चंदोला जी। सो कोविड ने जो है हार्ट की नसों में जो है प्लाक फॉर्मेशन को इंक्रीज किया। एज अ रिजल्ट हार्ट अटैक्स के रेट जो है ज्यादा रहे प्री कोविड एरा से। जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करें उससे पहले जो है अपने हार्ट की स्क्रीनिंग कराएं, बहुत जरूरी है। बाहर से फिट दिखने वाले, लेकिन हार्ट की कंडीशन क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पता। 2 प्रमुख सिम्टम्स होते हैं हार्ट डिजीज के। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें से 50% लोग, 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है कभी कोई सिम्टम ही नहीं हुआ। एंजियोग्राफी की आपने बात करी, पर उसकी जो जटिलताएं हैं तो एकदम से आदमी उसको कराने से बचता भी है। तो कोई ऐसी चीज की जो होने से पहले ही पता चल जाए। डिवाइस है, एक सर्विस है जिसको iLiv के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जस्ट लाइक ECG पैच, आप जो है यहाँ वो लगता है और वो मरीज घर में बैठा है, घर में ही पैच लगा सकता है और उसकी सारी हार्ट की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग 7 लीड ECG, पूरा जो 7 लीड ECG होता है वो जो है कमांड सेंटर में जो है रियल टाइम में आता है 24/7। अच्छा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, एंजियोग्राफी की जरूरत ही नहीं। आप जो है बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर सकते हैं और एंटायर पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं अगर प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस हो तो। देखिए, दिल की सेहत के लिए जो सबसे अच्छी आदत है वो क्या? देखिए, सबसे अच्छी आदत तो वो है जो कि जो है आप ना करें तो अच्छा। तो सबसे अच्छा दोस्त खाना खाना। वेज खाने और नॉन वेज खाने को लेकर की क्या जो भ्रांतियां हैं और क्या जो सही बात है? देखिए, दोनों चीजें ही ठीक हैं, वेज नॉन वेज दोनों खाने ही ठीक है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जैसे कि इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें इतना कीमती अपना टाइम दिया। जो मैंने अभी शुरुआती बात में कही कि जैसे कोरोना के टाइम पर अनएक्सपेक्टेड डेथ का जो चारों तरफ से एक बाढ़ सी आ गई थी। हर जगह जब हम सुबह आंख खोलें तो किसी की मौत की खबर, अपने सगे संबंधी की, शाम को सोने से पहले उस वक्त पूरा एक भय का वातावरण जो चारों तरफ हो गया था। लगभग कमोबेश वैसी ही स्थिति इस वक्त हार्ट अटैक के मामलों को लेकर देखी जा रही है। जिम में लोगों की डेथ हो रही है, हंसते खेलते लोगों की डेथ हो रही है, चलते फिरते लोगों की डेथ हो रही है। और इसे पहले माना जाता था कि 60 साल 50 60 साल 70 साल के बाद ये बीमारी आती थी, लेकिन अब तो 20-20 साल, 22-22 साल, 24-24 साल के बच्चों को। और ये बहुत बड़ा संकट आज पूरे दुनिया में आ गया है। तो इस पर आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है, क्या समझते हैं कि क्या ये वजह है? देखिए, हम लोग पुराने जमाने में सुनते थे कि जो है कभी कॉलेरा का एपिडेमिक आया था,
कभी प्लेग का एपिडेमिक आया था, कभी जो है मलेरिया का एपिडेमिक आया था, सो कंटेजियस डिजीजेस थी, वो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, वो किसी एक वेक्टर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही थी और लोगों में फैल रही थी। अभी जो प्रॉब्लम है, हमें रियलाइज करना है कि हम एक एपिडेमिक में बैठे हैं, एंड दिस इज द एपिडेमिक ऑफ हार्ट डिजीज, नॉट ओनली इन द कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, बट अक्रॉस द वर्ल्ड। हार्ट डिजीजेस मेजर किलर हैं इस समय जो है अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जाने जो है जो जाती हैं, वन ऑफ द डिजीजेस उसमें जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट और वेसल्स की जो डिजीजेस होती हैं उनकी वजह से होती है। और मिलियंस ऑफ लोग जो है अपनी जान खो रहे हैं, स्पेशली जो है कोरोना के बाद, जैसा आपने कहा कि ये एक देखने में आया है कि स्पेशली यंग लोगों को जो है हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं, उनको हार्ट डिजीजेस ज्यादा आइडेंटिफाई हो रही है। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारा जो है लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि खाली कोविड ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। एक्चुअली ये चीजें शुरुआत जो है हमें जो है 1.5 दशक पहले जाना पड़ेगा। हमारी जो कंट्री में, खासतौर से इंडिया में, हमारा जो है जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हुआ है पिछले 2 डेकेड्स में। हम लोग जब यंग थे, हम लोग जब बच्चे थे, तो हमने ये देखा कि जो है वी वर नॉट एक्सपोज टू दिस रेस्टोरेंट कल्चर, सो वी यूज्ड टू हैव मील्स एट होम। हमें याद नहीं है कि कभी भी जो है होटल से या रेस्टोरेंट से या किसी फास्ट फूड जॉइंट से जो है कोई खाना जो है हमारे घर आया हो। घर में खाना बनता था और जो सादा खाना बनता था वही खाना खाते थे, है ना। बाहर जो है पिज्जा, बर्गर, कोक, पेप्सी, इसका ट्रेंड नहीं था। लोग घर का खाना खाते थे। तो एक जो एक्सेसिव फैट, ट्रांस फैट, जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, वो जो एक डाइट थी, जो एनर्जी रिच डाइट थी, वो हम लोग नहीं लेते थे उस टाइम पे, है ना। और घर के खाने में ज्यादा विश्वास था सब लोगों का। अब जो है लोग होटल्स में खाना खाते हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। कोविड के बाद स्पेशली लोगों का जो है बाहर से घर में खाना मंगा के खाने का जो है ट्रेंड जो है काफी पॉपुलर है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको हम जानते हैं जो कि जो है ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन जो है बाहर से खाना मंगा के खाते हैं। ये ट्रेंड पहले नहीं था। उस बाहर के खाने में क्या है, वो हाई एनर्जी कंटेंट है, ट्रांस फैट्स हैं, जो आपकी जो है हार्ट के लिए ठीक नहीं है। सो खाना एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा जो है, अब जो है लोग जो है एक दौड़ में है। वो क्या दौड़ है वो उनको खुद भी नहीं पता है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज की है, बढ़ी है। लोग जो है अपने जॉब्स में काम, जिस भी जॉब में काम कर रहे हैं वहां पे एक तो जो है कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है, हर व्यक्ति को ये डर है कि आज उनका जॉब है, कल नहीं रहेगा। लोग अपने जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि लोग जो है एक जगह नौकरी ज्वाइन करते थे, जॉब ज्वाइन करते थे, और throughout their life, they used to get retired from the same job. My father joined organization at the age of 23, 24, I think, and then he retired at the age of 60. And I think most of us, our parents were just the same, right? जी बिल्कुल। एक जॉब में ज्वाइन किया और एक जॉब से रिटायर। हाँ। तो स्टेबिलिटी थी लाइफ में। ये डर नहीं था कि आज जॉब है कल नहीं रहेगा। आज ऐसा नहीं है। आज लोग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, आज लोग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स में काम कर रहे हैं। उनको डर है कि अगर परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं हुई तो उनको जो है अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। दैट गिव्स अ सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, है ना। लोग चिंतित हैं और जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। हर दूसरे साल लोग जो है अपनी जॉब चेंज कर देते हैं, राइट। सो ये एक स्ट्रेस लेवल को इंडिकेट करता है जो यंग जनरेशन जो है इज गोइंग थ्रू, है ना। तीसरी चीज क्या है, स्मोकिंग का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ा है। अब ज्यादा जो है यंग जनरेशन जो है वो स्मोक कर रही है। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड यंग इंडिविजुअल इज स्मोकिंग, नॉट ओनली इन मेल्स बट इवन इन फीमेल्स, स्मोकिंग इंसिडेंस has increased.
और इम्पोर्टेंट चीज है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। अब वो पहले जो टेबू माना जाता था अल्कोहल कंजम्पशन, अब वो टेबू नहीं है, अब वो एक सोशल फिनोमेना बन गया है। जो यंग इंडिविजुअल्स जो है अब वीकेंड्स पे, वीकडेज पे सोशलाइज करने के लिए जो है अल्कोहल को एक मीडियम समझने लगे। तो ये जो ट्रेंड है जो खान पान में, जो आपकी जो है लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दूसरा जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपने देखा सब लोग काम कर रहे थे, सडनली कोविड आया और लॉकडाउन हो गया। Everyone, all these young individuals were contained within their house. They could not move out, they could not do anything, no exercise, nothing for almost a year or even longer. तो वो लाइफस्टाइल क्या हुआ? वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, नो एक्सरसाइज एट ऑल, राइट? तो ये सारी चीजें, और दूसरी चीज ये कोविड में लोगों को बहुत डर था, मेंटल स्ट्रेस था, क्योंकि उनको ये डर था कि आज वो हैं कल होंगे नहीं, या उनकी फैमिली में वर्स ये था कि कोई फैमिली मेंबर को कोविड हो जाए तो क्या होगा, राइट? एंड देन पीपल वर लूजिंग पीपल। हर व्यक्ति के घर में, परिवार में, उसके मित्रों में कोई ना कोई ऐसा था जिसने अपनी लाइफ लूज की, राइट? सो एज अ रिजल्ट वो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। और दूसरा, लोगों की जॉब्स भी गई कोविड के टाइम पे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, सैलरीज जो है कट डाउन हो गई, बहुत सारे लोगों की सैलरीज ही आनी बंद हो गई, बहुत से लोगों की हाफ हो गई, 1/4 हो गई। तो दैट वाज इमेंस मेंटल स्ट्रेस। एंड ये सारी चीजें मिलके जो है उसका इफेक्ट जो आया वो आया कि हार्ट हेल्थ के लिए जो है वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एज अ रिजल्ट हार्ट डिजीज का इंसिडेंस जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। सर, आपने जैसे कहा कि कोविड के टाइम पर लोग अपने घरों में फंस गए, उनकी एक्टिविटी जीरो हो गई, खासकर एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन हमने देखा कि अभी हाल के समय में एक्सरसाइज करते करते लोग कोलैप्स हो गए, हाँ, वॉक करते करते बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त माने जाने वाले लोग। तो ये तो बड़ा विचित्र बात है कि बिल्कुल उलट बात है ये इसकी। तो ये कैसे, ये मामले इस तरह के, इस पर क्या देखिए क्या है कि अगर कोविड से रिलेट करें कुछ चीजों को, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हुई कोविड में, जिन लोगों को मॉडरेट या सीवियर लेवल का कोविड हुआ, उसमें जो है हार्ट की नसों में जो है रेट ऑफ एथेरोजेनेसिस जो है बढ़ गया। कहने का मतलब है प्लाक डिपोजिशन बढ़ने लगा। एटलीस्ट 18 से 24 महीने बाद जिन जिन लोगों को कोविड हुआ मॉडरेट या सीवियर लेवल का, उनके हार्ट की नसों में जो है वो प्लाक फॉर्मेशन ज्यादा देखा गया, एज अपोज टू वो लोग जिनको जो है कोविड नहीं हुआ। सो कोविड ने जो है हार्ट की नसों में जो है प्लाक फॉर्मेशन को इंक्रीज किया। एज अ रिजल्ट हार्ट अटैक्स के रेट जो है ज्यादा रहे प्री कोविड एरा से। दूसरी चीज ये है कि अभी ये देखने में आ रहा है कि जो लोग बहुत सारे यंग लोग जो जिम में हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, अक्सर जो है हम न्यूज़ में देखते हैं कि यंग लोग जो है हैवी एक्सरसाइज करते समय सडनली जो है उनको हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई। सो एक बड़ा सीरियस चीज है, इसको जानना जरूरी है। खासतौर से यंग बच्चे, यंग लोग जो एक्सरसाइज को एक बहुत सीरियसली लेते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये जानना जरूरी है कि जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करें उससे पहले जो है अपने हार्ट की स्क्रीनिंग करानी बहुत जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि आपका कोई अंडरलाइन हार्ट डिजीज तो नहीं है। तो क्या होता है कि बाहर से फिट दिखने वाले, बल्कि हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल मास अच्छा है, बाहर से फिट दिख रहे हैं, लेकिन हार्ट की कंडीशन क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पता है, ना कभी कोई जांच कराई है, ना कोई चेकअप कराया है। तो इन लोगों में भी अंडरलाइन हार्ट डिजीज हो सकती है। और अगर कोई अंडरलाइन हार्ट कंडीशन है तो जब रेस्टिंग फेज में है, जब आप नॉर्मल सामान्यता जो है चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो डिजीज एपरेंट नहीं होती है। लेकिन जहां जो है आप एक्सर्शन कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आपके हार्ट के लिए जो है स्ट्रेसफुल हो रही है, वहां पे अगर अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है तो एकदम ऑब्वियस हो जाती है। रेस्टिंग कंडीशन में तो हार्ट पूरी बॉडी को जो है ब्लड पहुंचा देता है, लेकिन जहां आप एक्सर्शन कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है आपको, तो उस सिचुएशन में वो हार्ट
पूरी बॉडी को जो है इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हार्ट विल गिव अप, हार्ट अटैक होगा, या फिर जो है सिंकपी होगा, व्यक्ति जो है सडनली कोलैप्स करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको जो है जानना है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम में आप अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, तो अपने आप को स्क्रीन करना जरूरी है, हार्ट हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है। हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आई एम श्योर जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 50 की एज तक पहुंच गए हैं, आज तक कभी हार्ट हेल्थ के बारे में जाना ही नहीं है, कोई चेकअप ही नहीं कराया है। एज अ रिजल्ट आप जब सडनली किसी हैवी एक्सरसाइज में एनरोल करेंगे और अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है, आपको आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, या आपको जो है कुछ कंडीशंस ऐसी जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जिसको हम बोलते हैं वो है, तो रेस्टिंग स्टेज में आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन जब भी आप जो है हैवी एक्सरसाइज करेंगे वो एकदम एपरेंट हो जाएगी और आप सडनली जो है कोलैप्स कर जाएंगे या हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए जानना जरूरी है कि आपको जो है कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन तो नहीं है ना, और उसको जानने का तरीका ये है कि आप जो है स्क्रीनिंग जरूर कराएं। जो भी व्यक्ति 40 साल की एज टच कर गया है उसको अपने हार्ट की जो है स्क्रीनिंग जरूर करानी है, देखना है कि हार्ट जो है आपका नॉर्मल है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। और खास तौर से जिन लोगों को जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे जो है रिस्क फैक्टर्स में जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट जानने जरूरी है, सब लोगों को जानना जरूरी है। तो हार्ट हेल्थ के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। ये सारे जो है काफी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और इन कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से जो है हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आपको जो है अपने हार्ट की स्क्रीनिंग इवन 40 पे नहीं, आपको 35 साल की एज में जो है आपको अपने हार्ट की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। एंड देन एवरी 3 इयर्स जो है स्क्रीनिंग को रिपीट करना चाहिए कि कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं आई है, हार्ट में कोई नई ब्लॉकेज तो नहीं आई है। ये तो सर स्क्रीनिंग का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जो रिस्क फैक्टर है उसको भी हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो जब स्क्रीनिंग की बात आती है कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को देखें, कैसे हमें पता चले कि हम स्वस्थ हैं? तो जो भी टेस्ट वगैरह हैं, तो क्या कौन सी ऐसी शुरुआती टेस्ट हैं या कौन से ऐसे कंपलसरी टेस्ट है कि जो कराने ही कराने चाहिए, जिनसे आदमी को मालूम पड़ सके कि हाँ उसके हार्ट के साथ कुछ दिक्कत है या फिर सब कुछ सही है? जी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की ये है कि हमें जो है सबसे पहले तो जो है 2 लोगों में बात करेंगे, एक तो वो जिनको सिम्टम है और एक वो जो एसिम्टोमेटिक है। तो सिम्टम है मतलब जो है जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स है। अब वो सिम्टम्स क्या है ये भी जानने जरूरी है। तो 2 प्रमुख सिम्टम्स होते हैं हार्ट डिजीज के। नंबर 1 चेस्ट पेन, और वो पेन जो है प्रॉपर चेस्ट में भी हो सकता है, वो हो सकता है जॉज में भी पेन हो सकता है कंधे में पेन हो सकता है बैक में पेन है, कई लोगों को एब्डोमेन में पेट के ऊपर की तरफ पेन होता है, और कुछ लोगों को जो है हाथ में पेन होता है। तो ये सब जो है कुछ लोगों को एज माइग्रेन भी हो सकता है। एंजाइना कैन मैनिफेस्ट एज माइग्रेन आल्सो, हेडेक आल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें जो है सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। एटलीस्ट इन सिम्टम्स को जानना जरूरी है कि ये भी हो सकता है। सपोज आपको जो है जॉ में पेन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ये जो है हार्ट के पेन की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और सडनली एक दिन जो है आपको हार्ट अटैक हो गया, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी जगह पे पेन हो जो कि जो है हार्ट का पेन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हार्ट डिजीज का होता है वो है सांस लेने में दिक्कत। अगर आप अपनी एज के हिसाब से आपको लगता है कि आपकी सांस लेने में तकलीफ जो है ज्यादा है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है हार्ट डिजीज का, हार्ट में ब्लॉकेज का। और अक्सर जो है लोग ऐसा बताएंगे जो सिम्टम होते हैं वो ये कि जब चल रहे हैं तो अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बैठे हैं तो सांस लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही चलते हैं या बात कर रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत है। सो न्यू ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नया नया सांस लेने में दिक्कत शुरू होना, ये एक हार्ट की बीमारी का सिम्टम है, हार्ट में ब्लॉकेज को नोटिफाई कर सकता है। तो अगर ये 2 मेन सिम्टम आपको हैं तो
तो आपको जो है तुरंत जो है अपने आप को जो है चेकअप कराना है, आपको एडवाइस सीख करनी है। और चेकअप कराना है, चेकअप में बहुत सारे चेकअप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेकअप जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप, वो आपको जरूर कराना है। तो ये तो बात हो गई जो है जो पेशेंट जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं। पर एक बड़ी विचित्र सी बात है हार्ट की कि जो जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें से 50% लोग, 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है कभी कोई सिम्टम ही नहीं हुआ। सो कहने का मतलब है हम जो इमरजेंसीज में इतने पेशेंट देखते हैं, एज अ कार्डियक सर्जन जो है हम लोग डेली जो है तमाम पेशेंट्स देखते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, और उनमें से 50% लोगों का यही क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक कैसे हुआ, मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट की, और सबसे पहला सिम्टम जो हार्ट अटैक कैसे हुआ। तो ये हार्ट की डिजीज का एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है कि फर्स्ट सिम्टम ऑफन इज अ हार्ट अटैक, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हार्ट डिजीज। क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए जानना जरूरी है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको सिम्टम भले ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना चेस्ट पेन है, ना सांस लेने में दिक्कत है, ना ही कोई सिनकपी है, चक्कर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर रिस्क फैक्टर्स आपको पता ही नहीं कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो भी दिक्कत है। रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई अगर आप एक बार अपनी समझ के हिसाब से करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके बाद डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत में एक बड़ी आबादी है, जैसे आपने खुद कहा कि 50 साल तक आने तक भी लोग हार्ट के बारे में बहुत सोचते नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई इस तरह का सिम्टम्स भी नहीं होता, हिस्ट्री और इसके बारे में भी उन्हें बहुत मालूम भी नहीं होता, और इस तरह के दर्द भी अगर होते हैं तो कई बार हम उसको नॉर्मल दर्द मानते हैं। हाथ में दर्द हो रहा तो आदमी कुछ और सोचता, पेट में दर्द हो रहा कुछ और सोचता है। तो ऐसा क्या लोगों को जो अवेयरनेस की बात है, क्योंकि लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं, चिंता जताने लगे हैं, और अब तो स्थिति ये है कि लोगों को एक फेयर हो गया है, बहुत बड़ा डर हो गया हर किसी दूसरे आदमी को, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होगा। तो उस डर से उबरने के लिए उसको क्या करना चाहिए, और जो जांच जिसकी आप बात बता रहे हैं कि कंपलसरी जो जांचें करनी ही चाहिए इनिशियली, ताकि कम से कम आपको शुरुआत में ही कुछ पता चल सके, तो वो क्या, कौन सी जांचें होनी चाहिए और उनका क्या प्रोसेस होता है? तो देखिए, अगर जो है जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति जो 40 साल से ज्यादा की एज है, और स्पेशली वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने ये सारे रिस्क फैक्टर बताए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ये रिस्क, स्ट्रेस, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, तो ये अगर सारी कंडीशंस हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर, तो उस स्टेज में इवन 35 साल की एज या उससे ज्यादा की एज में आपको जो है अपना जो है चेकअप कराना है। इसको बोलते हैं CCC, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप। इस कार्डियक चेकअप में ब्लड के सारे टेस्ट होते हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल होता है, आपका जो है हार्ट का ECG होता है, एको होता है, और अगर ECG एको में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे आपका DEC हो सकता है, डोमिनेंट स्ट्रेस एको बोलते हैं उसको, या फिर जो है TMT हो सकता है। और ये सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं देखने के लिए कि कहीं आपको अंडरलाइन हार्ट डिजीज तो नहीं है। तो CCC जो है एक बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है, और बहुत अच्छी सेंसिटिविटी के साथ ये बता सकता है कि आपको अंडरलाइन हार्ट डिजीज है या नहीं। इवन दो कुछ पेशेंट जो CCC में भी अनआइडेंटिफाइड रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि CCC ठीक आया है लेकिन फिर भी जो है हार्ट की नसों में ब्लॉक था और हार्ट अटैक आया, ऐसा हो सकता है, बट वो बहुत स्मॉल परसेंटेज है। तो पहला स्टेप तो यही है कि अपना कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप कराएं। ये अमूमन जो है मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को बता सकता है बहुत हाई सर्टेनिटी के साथ कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है या नहीं है। और दूसरी चीज ये होती है, अगर आप CCC में ये इंडिकेशन आता है कि जो है आपको अंडरलाइंग हार्ट डिजीज हो सकती है, कोई भी डाउटफुल जो है उसमें जो है पैरामीटर आता है, तो उस केस में जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे आप जो है एक CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। ये प्लेन CT होता है, एक डाई दी जाती है IV, और हार्ट का CT किया जाता है, जिसमें जो है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कितना है ये आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है, वो परसेंटेज भी उसमें पता चल जाती है। और इसके साथ में जो है कैल्शियम स्कोर,
ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें जो है हार्ट में कैल्शियम कितना है, और ये एक क्रूड मेथड है ये जानने का कि हो सकता है अगर कैल्शियम स्कोर हाई है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको अंडरलाइंग हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो है आपको लगता है, आपके डॉक्टर को लगता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, यानी कि जैसे आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको चेस्ट पेन हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको ईसीजी में चेंजेस दिख रहे हैं उनको, या फिर आपके लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई है, सस्पिशन अगर डॉक्टर को है तो फिर आपको वो सजेस्ट करेगा कि आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए। एंजियोग्राफी को जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, एंजियोग्राफी को एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड बताया जाता है वो अंडरलाइन ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट 100% सर्टेन है कि अगर एंजियोग्राफी आपका नेगेटिव आया है तो आपको हार्ट डिजीज, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी डिजीज आती है, इवन 5%, 10% भी डिजीज है, तो वो भी एंजियोग्राफी में डिटेक्ट हो जाएगी। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टू डायग्नोज अंडरलाइंग coronary artery disease and to diagnose the blockages in the heart। लेकिन सर जैसे एंजियोग्राफी की आपने बात करी, पर उसकी जो जटिलताएं हैं जी, क्योंकि वो एकदम ऐसा टेस्ट तो है नहीं कि आप गए हॉस्पिटल में और आपने ब्लड का सैंपल दिया और कुछ घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई और आप जी, क्लियर हो गए। उसकी जटिलताएं जो अपने आप में हैं, तो एकदम से आदमी उसको कराने से बचता भी है। जी, और जब बहुत ही मामला एक तरह से सीधे तौर पर कहें कि बिल्कुल सर से ऊपर जब पानी चला जाता है, तो तभी वो उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्थिति में उसको कराता कि अब कोई विकल्प नहीं है। जी। क्योंकि एक तरफ से एंजियोग्राफी को आप ये मानिए कि एंजियोग्राफी का काम ये है कि हो चुका है भी उसने बताना है कि आपके जी। ब्लॉकेज हैं या नहीं है। तो कोई ऐसी चीज की जो होने से पहले ही पता चल जाए, जी। कुछ इस तरह की मेडिकल साइंस में कोई चीज, कोई उम्मीद जिससे कि बहुत, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा लोगों को डर यही है कि जी। उसे पता नहीं है कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है। तो क्या कोई ऐसी चीज भी आ सकती है? जी बिल्कुल। तो एंजियोग्राफी जनरली जो है लोग थोड़ा सा जो है हेजिटेट करते हैं, हालांकि ये ऑफिस प्रोसीजर है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, और उसके बाद जो है 3-4 घंटे अस्पताल में रहना होता है। बट ये है कि एक इनकन्वीनियंस लोगों को महसूस होती है कि अस्पताल आना है, आके एक इन्वेजिव प्रोसीजर कराना है जानने के लिए कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी जो है एक डिवाइस है, एक सर्विस है जिसको iLiv के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जो है एक मेडिकल डिवाइस है जो एक जस्ट लाइक ईसीजी पैच आप जो है यहाँ वो लगता है, और वो मरीज घर में बैठा है, घर में ही पैच लगा सकता है, और उसकी सारी हार्ट की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग 7 लीड ईसीजी, पूरा जो 7 लीड ईसीजी होता है वो जो है कमांड सेंटर में जो है रियल टाइम में आता है 24/7। अच्छा। हाँ, और न केवल 7 लीड ईसीजी बट उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और उसकी मोशन सेंसिंग कि बैठा है, लेटा है या क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में जो है दूर एक कमांड सेंटर में, हार्ट कमांड सेंटर में आती है। और वहां पे जो है जो iLiv डॉक्टर्स हैं वो 24/7 बैठते हैं वहां पे, और वो मॉनिटर करते रहते हैं पेशेंट को जो है 24/7। कहीं पे भी जो है आपके हार्ट में अगर जो है कोई प्रॉब्लम है, आपका हार्ट रेट ज्यादा है या कम है, या आपके ईसीजी में कोई चेंजेस है, आपके एसटीज सेगमेंट में कोई डिप्रेशन, एलिवेशन, टी वेव में कोई चेंजेस है, या कोई रिदम डिस्टर्बेंस है, हार्ट में कोई ब्लॉक है, तो ये सारी चीजें रियल टाइम में वहां पे कमांड सेंटर में डॉक्टर्स को पता चल जाती है। और एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम है जो पेशेंट के पास रहेगा, घर पे ही उसने ऐप डाउनलोड किया और वो पैच घर पे आ जाता है, और घर पे उसने वो पैच लगाया जस्ट लाइक ईसीजी पैच, वेरी सिंपल टू यूज, और ऐप डाउनलोड किया, उसमें उसको रियल टाइम पेशेंट को अपने हार्ट के बारे में पता चलता रहता है। पेशेंट को तो पता चलता ही है, कमांड सेंटर में वो डॉक्टर्स भी एनालाइज कर रहे हैं उनके पल पल के ईसीजी को, और ईसीजी भी पूरा 7 लीड ईसीजी है। सो कोई भी चेंज अगर होगा हार्ट के रिदम में, रेट में, कोई ब्लॉक है हार्ट में, वो सारी चीजें जो है वहां पे रियल टाइम में डॉक्टर्स को पता चलती है। एट द सेम टाइम उसमें एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है कि अगर आपने पैच लगाया हुआ है घर पे ही, आप शाम को जो है 15 मिनट के लिए जो है ब्रिस्क वॉकिंग के लिए गए, वो वॉक
करते समय जो है आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। वो एक्सर्शन के टाइम पे भी जो है वहां रियल टाइम में आपके ईसीजी में चेंजेस पता चल रहे हैं। सो दिस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ टीएमटी। सो यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट एट होम विदाउट हैविंग टू गो टू द हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आपने पैच लगाया है, 24 आवर्स में आपके पास आपके डिटेल्ड हार्ट की एनालिसिस आ जाती है। और न केवल रेस्टिंग फेज में, बट जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, ब्रिस्क वॉक कर रहे थे या ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे, उस टाइम के भी आपके हार्ट की पूरी हेल्थ की डिटेल्स जो है वो कमांड सेंटर में डॉक्टर्स के पास है। और एट द एंड ऑफ 24 आवर्स वो डॉक्टर्स आपको विद सर्टेनिटी बता सकते हैं, 98% श्योरिटी के साथ आपको बता सकते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। तो जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहें, iLiv यूज करें और in 24 hours they will come to know whether or not they have underlying heart disease with 98% surety। एंजियोग्राफी की जरूरत ही नहीं है। जिस दावे के साथ आप इस बात को कह रहे हैं और जिस तरह से आपने इसको एलिब्रेट किया और बताया कि जो भी इसका जो फायदा है और इसकी जो बराबरी है, मतलब जो सिमिलरिटी है उन टेस्ट के मुकाबले, तो अब इसमें एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो हमारे मेडिकल काउंसिल्स है या मिनिस्ट्री है या इसकी जो प्रमाणिकता है उस पर थोड़ा सा आप बताइए कि ये, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लाया कौन है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है और उसके पीछे क्या दिमाग इसके पीछे रहा है और किसको टारगेट करके इसको देखा गया। देखिए ऐसा है, आज के टाइम पे जो प्रिवेंटिव हेल्थ है जी, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अस्पताल जो है कंजेस्टेड है, मरीजों की भरमार है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको जो है एडमिशन होने में टाइम लगेगा। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं मरीजों से भरे हुए हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ जो है एक ऐसी चीज है जिसको जो है हमेशा से हमारे देश में इग्नोर किया गया है। देश में क्या बल्कि एंटायर वर्ल्ड में जो है प्रिवेंटिव हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। नाउ अब इस समय जो है ऐसा समय है कि लोग जो है प्रिवेंटिव हेल्थ की जो है महत्ता समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रही है कि हमें जानना है कि हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी है, हमें जानना है हमारे लीवर की हेल्थ कैसी है, हमें जानना है कि हमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो लोग अब समझने लगे हैं और जो कि नीड ऑफ द आवर है। इलाज जो है अस्पताल में आके मरीज आए तो वो तो एक आप खाली जो है नीजर रिएक्शन है किसी एक प्रॉब्लम को लेके। हमें तो प्रिवेंटिव स्टेट में जो है बीमारी को जो है खत्म करना है। जब वो बीमारी अभी आ रही है या नहीं आई है, हम उस बीमारी को होने ही ना दें तो कितना अच्छा हो। आप जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव कर सकते हैं और एंटायर पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं अगर प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस हो तो। इसीलिए दुनिया भर में जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं एज अपोज टू क्यूरेटिव हेल्थ पे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जो है ये जो कॉन्सेप्ट है कि जितने भी एल्डरली लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, आज जो है कितने लोग हैं जो 70-80 साल के हैं, उनके बच्चे जो है बाहर विदेश में रह रहे हैं या किसी दूसरी सिटी में हैं, आज वो अलग जो है अपनी लाइफ लीड करते हैं, उनके पास सब कुछ है। हेल्थ के मामले में जो है एक्सेस नहीं है। उनको जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर रहता है या क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अकेले रह रहे हैं, कौन देखने वाला है, बच्चे सब बाहर हैं, घर में कोई अवेलेबल नहीं है। अब वो जो है डे टू डे जो है अपनी हेल्थ से जूझ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मीन्स हो जिसमें इन सब वृद्ध लोगों को या जो भी ये क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, अगर हमें जो है ये रियल टाइम में उनकी हेल्थ के पैरामीटर्स जो है डॉक्टर तक पहुंचा सकें या एक कमांड सेंटर तक पहुंचा सकें और वहां पे एक व्यवस्था हो कि इमीडिएटली जानने पे, सपोज मरीज का ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है या फिर हार्ट रेट हाई है या उसको कोई रिदम डिस्टर्बेंस हो रहा है या सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है या फिर टेम्परेचर है या फिर कोई फॉल हुआ है। वृद्ध लोग अक्सर जो है गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर गए, चलते हुए गिर गए, है ना। तो अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है, वो रियल टाइम में अगर जो है कमांड सेंटर में ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो है अगर एनालाइज कर रहे हैं और उनको सेकंड टू सेकंड पता चल रहा है कि मरीज के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, और इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करते हैं जैसी कोई प्रॉब्लम होती है। बीपी हाई हुआ, इमीडिएटली यहाँ से फोन गया पेशेंट के पास, उनके पास अलर्ट गया, उनके पास ऐप है पेशेंट के पास। अच्छा। और न केवल पेशेंट के पास ऐप है
बल्कि पेशेंट के जो गार्डियंस हैं, उनका बेटा अमेरिका में है, बेटे के पास भी अलर्ट जाएगा कि आपके पेरेंट्स का, आपकी मदर का जो है बीपी हाई है, या हार्ट रेट हाई है, या सैचुरेशन लो है, या उनको टेम्परेचर है। अभी जो है ये चीज डायग्नोज हुई है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर ऑन इट, trying to solve this problem. We have already spoken to your mother and we have generated an e-prescription and sent the medications to her, right? So न केवल ये कि जो है आप जो है डायग्नोज कर रहे हैं, न केवल ये कि आप मॉनिटर कर रहे हैं उनको, बल्कि उनको इमीडिएट सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। इमीडिएटली आईलिव डॉक्टर जो है वो उनको कॉल कर रहा है, उनको बता रहा है कि माता जी आपका बीपी बहुत हाई है, आपको जो है अभी ये मेडिसिन लेनी है। वो एक ई प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर रहा है, ई प्रिस्क्रिप्शन वो उनके ऐप में जो है इमीडिएटली आ रहा है, और वो पेशेंट अगर बोलता है कि ये मेडिसिन मुझे अभी चाहिए, तो वो मेडिसिन भी विद इन 20 मिनट्स जो है उनके घर पे डिलीवर हो जाती है, राइट? और अगर जो है उनको कोई सीरियस इशू है, मान लीजिए बीपी जो है 250 से ऊपर हो गया, या हार्ट रेट सडन जो है एरिथमिया हो गया, या फिर जो है सैचुरेशन 90 से कम होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं। तो सर तो उस केस में एक तो वो मॉनिटरिंग से इमीडिएटली डिटेक्ट हो गया। ये जो लेटेस्ट एआई इन्वेंशन है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, इनसे ये चीज संभव हो पाई है कि रियल टाइम में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और न केवल मॉनिटरिंग बल्कि इमीडिएटली जो है ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग इशू है तो विद इन 15 मिनट्स उनके घर में एम्बुलेंस आएगी और उनको जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएगी, जहां पे उनको जो है लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सर जो ये आईलिव किट जो आप बोल रहे हैं, तो जैसे भारत में तो इतनी सारी भौगोलिक जटिलताएं हैं, इतनी सारी परिस्थितियां हैं, जैसे हम अपने होम स्टेट उत्तराखंड की ही बात करें जी, तो इतने दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं जी, जहाँ नॉर्मल बेसिक इम्यूनिटीज भी नहीं है, जी, या हमारे जो दूसरे तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ संचार की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है जी, अभी भी, इस 4G 5G के बावजूद भी, तो उन इलाकों में भी क्या ये कारगर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कारगर हो सकता है, क्योंकि देखिए आज जो है इंटरनेट जो है हर जगह पहुंच चुका है। गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है, दूर दराज एरियाज में भी इंटरनेट पहुंच चुका है। तो आज जो है माना गांव में भी व्यक्ति बैठा है, बद्रीनाथ में भी व्यक्ति बैठा है, वहां पे भी हमारे मरीज जो है जो ऑपरेशन के बाद गए हैं, हार्ट सर्जरी हुई है, बाईपास ऑपरेशन हुआ है, हार्ट के वेल्व का रिप्लेसमेंट हुआ है, अब वो घर गया है, लेकिन उसके हार्ट की जो लाइव मॉनिटरिंग है वो हमारे कमांड सेंटर में हो रही है। माना गांव सोची जो इतना रिमोट लास्ट विलेज इन द कंट्री है ना, उत्तराखंड में, वहां पे मरीज है हमारा, उसकी मॉनिटरिंग, उसके हार्ट की मॉनिटरिंग रियल टाइम में यहाँ दिल्ली में हो रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिदम डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको कोई, या फिर बीपी जो है ऊपर नीचे हो रहा है, या शुगर जो है ऊपर नीचे हो रहा है, तो इमीडिएटली हमारी टीम से डॉक्टर उनको जो है कॉल कर रहा है, क्योंकि उसके पास फोन है, उसको कॉल कर रहा है, उसके ऐप में पूरा जो है नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका हार्ट रेट ज्यादा है, आपका बीपी ज्यादा है, आपको ये मेडिसिन लेनी है, और डॉक्टर भी यहाँ से फोन करके बता रहा है कि आपको ये करना है ना। तो ये एक बड़ी गेम चेंजिंग सिचुएशन है, ये एक तरह से जो है रेवोल्यूशनरी फैसिलिटी है, रेवोल्यूशनरी सर्विस है, जो इंश्योर करेगी कि व्यक्ति को जो है घर बैठे बैठे ही वो सारी हेल्थ की सुविधाएं मिल जाएं, जो कि जो है उसको अस्पताल में आने पे मिलती, जिसके लिए उसको इनकन्वीनियंस होती, जिसका शायद उसको पता ही नहीं होता। उसको पता ही नहीं होता कि मेरा हार्ट रेट ज्यादा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा बीपी हाई है, उसको पता ही नहीं है मेरा शुगर जो है 250 है ना। लेकिन अभी भले ही मरीज को ना पता चले क्या हो रहा है, लेकिन उसके डॉक्टर को जरूर पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अगर अलार्मिंग चीज है तो वो डॉक्टर तुरंत कॉल करके उनको बताएगा कि अब ये करना। तो सर ये जो आपने बताए, आपने उसकी जो क्या क्या वो कर सकता है, वो इक्विपमेंट जो है वो आपने बताया, तो अब जरा इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी आप बताइए कि कोई इसने ऐसा परफॉर्म करके दिखाया हो, कोई विलक्षण केस जो हम अपने दर्शकों को भी बता सके, इसकी जो करामात है, इसका जो चमत्कार है। तो एक हमारे मित्र जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं करीब जो है 82 साल, और फादर 82 इयर्स एज है, मदर जो है 78 इयर्स एज है। फादर को जो है डायबिटीज है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और काफी फ्रेल है, लेकिन वो अकेले रहते हैं।
देहरादून में अकेले रहते हैं बच्चे, जो है 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों के चारों यूएस में। तो अब ये बच्चे जो है बड़ा गिल्ट फील करते हैं कि पेरेंट्स को यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स वहां नहीं आ सकते और ना वो आना चाहते हैं वहां पे, वो लाइफ लॉन्ग यहीं रहे हैं और यहीं रहना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब वो घर पे रह रहे हैं, लेकिन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के साथ, वो हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज के साथ डेली का स्ट्रगल रहता है। कभी शुगर जो है 300 हो जाता है, कभी शुगर जो है 80 हो जाता है, बीपी जो है ऊपर नीचे जाता है। अक्सर जो है महीने में जो है 3-4 बार ऐसा होता है जबकि बीपी जो है शूट कर गया, 200 हो गया, 250 हो गया, है ना। सो उनको जो है ब्लड प्रेशर, शुगर मैनेज करना, उनकी हेल्थ को मैनेज करना एक चैलेंज रहता है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है तो जो है उनके बच्चों को वहां पे जो है कॉल कोई ना कोई करता है और फिर बच्चों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यहाँ किसी हॉस्पिटल से उनको हॉस्पिटल भेजना होता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, फिर वापस आएंगे या डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे। लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, राइट। तो उन्होंने ये आई लिव जो प्रोग्राम है इसमें एनरोल किया और आई लिव जो है यूज करना शुरू किया। उनके जो है नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हॉस्पिटल एडमिशन जो उनके हर 2 महीने में एक हॉस्पिटल एडमिशन होता था, और डॉक्टर्स विजिट जो है हर महीने में कम से कम 6 से 7 बार जो है डॉक्टर विजिट होती थी, मंथली विजिट्स। कभी ब्लड प्रेशर हाई है उसके लिए, कभी शुगर के लिए, कभी जो है बैक एक के लिए डॉक्टर विजिट जो है फ्रीक्वेंटली होती थी। उस जब से उन्होंने आई लिव प्रोग्राम में एनरोल किया अपने आप को, डॉक्टर विजिट्स कट डाउन हो गई। वो पिछले जो है 6 महीने में 2 बार डॉक्टर से मिलने गए, और वो भी तब जब आई लिव ने रेकमेंड किया कि अब जो है सिचुएशन डिफिकल्ट है, ये आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, मतलब रिदम एकदम से डिस्टर्ब चेंज हो गया है, यू शुड गो एंड सी डॉक्टर। और एक बार जब शुगर जो है 300 के ऊपर हो गया, देन इट इज रियली सीरियस। तो और ये भी डायग्नोज कहाँ हुआ, क्योंकि आई लिव ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए ये बताया कि शुगर बहुत हाई है, अभी हम डायरेक्टली उसको ट्रीट ना करें, आप नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसके पास जाके जो है अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो हॉस्पिटल विजिट्स इमेजिन करिए कि वो जो 6 से 7 हॉस्पिटल विजिट्स होती थी हर महीने, वो कट डाउन होकर जो है 6 महीने में 2 विजिट्स हुई। दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ टाइम, एंड with time people will realize that this will cut down the number of hospital admissions as well as the mortality and morbidity associated with chronic health conditions. So it's a phenomenon, it's a revolutionary thing. तो बहुत, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये तो इस फील्ड में एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगा और बहुत बड़ी क्रांति मानी जाएगी। बहरहाल हम एक और सर आजकल जो चल रहा है एओर्टिक डिजीज, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है, और लोगों में इसको लेकर के बड़ा डर भी है जी। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, आपने सुना होगा कि रात को सोए कोई एल्डरली जो है या कोई भी व्यक्ति जो है रात में सोया और सुबह जो है वो मृत पाया गया। ऐसा कुछ ही कंडीशंस में होता है, या तो वो कोई मैसिव हार्ट अटैक हो, बड़ा हार्ट अटैक, उसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। जब हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसमें सडन डेथ हो सकती है, और या फिर जो है कोई एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जो फट गया, रप्चर हो गया। एन्यूरिज्म क्या होता है, जो धमनी जो है हार्ट से जो है पूरे बॉडी को जो है ब्लड ले जाती है, उसको एओर्टा बोलते हैं। ये एओर्टा जो है अक्सर एज के साथ या फिर जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, इसमें जो है वो डायलेट होने लगती है, इसमें चौड़ी हो जाती है, और ये चौड़ी होने लगती है एक टाइम पे इतनी चौड़ी हो जाती है कि उसमें रप्चर होने के चांसेस होते हैं, या फिर डाइसेक्शन, टेयर हो जाती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें हाई मोर्टेलिटी है। जो एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर होता है, ऑलमोस्ट 90% जो है मोर्टेलिटी है विद इन फर्स्ट 6 आवर्स, ह्यूज मोर्टेलिटी। डाइसेक्शन जो होता है, जो एओर्टिक डिसेक्शन जिसमें टेयर होता है एओर्टा में, उसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई है। इनिशियल 24 आवर्स में 50% मोर्टेलिटी है। अगर एओर्टिक डिसेक्शन हो गया तो 50% लोग जो है 24 घंटे के बियॉन्ड नहीं रहेंगे। और ये जो है हमारे उत्तराखंड में बड़ी कॉमन है, हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी कॉमन है, क्योंकि जो है जो स्मोकर्स होते हैं उनमें जो है एओर्टा जो है धीरे धीरे करके जो है डिजीज होना शुरू हो जाता है, वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। साथ में जो है जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे मार्फॉर्म्स हो गया, करेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए, एलर-डनलोस सिंड्रोम, ये
कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जो है एओर्टा की एक टेंडेंसी होती है कि वो डायलेटेड हो जाती है और रप्चर या डिसेक्ट हो जाती है। इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में ये जिसमें हर व्यक्ति की जो है एओर्टा 40 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र है उसका एओर्टा की भी जांच होनी चाहिए। एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर होना चाहिए देखने के लिए कि उसकी एओर्टा कैसी है, उसमें डायलेटेशन तो नहीं है, उसमें कोई एन्यूरिज्म तो नहीं है। और अगर पाया जाता है एन्यूरिज्म तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। तो सर जैसे आपने बताया कि ये सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है जिसमें कि आप सोए सोए आपको पता नहीं चल रहा है, आपको उसके सिम्टम्स पता नहीं चल रहे हैं। आपने इसमें स्क्रीनिंग और उसकी बात कही, तो एक तो इसकी स्क्रीनिंग आदमी कैसे करे, और दूसरा ये इसकी वजह से जो आने वाले समय में आप जो बढ़ते हुए खतरे देखते हैं उनको रोकने के लिए किस लेवल पर काम किया जाना चाहिए? देखिए, एओर्टिक एन्यूरिज्म की स्क्रीनिंग जैसे हार्ट की स्क्रीनिंग होती है वैसे ही एओर्टिक एन्यूरिज्म की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। 40 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र है उसकी एओर्टा स्क्रीन होनी चाहिए। तरीका जो है सिंपल है, अल्ट्रासाउंड एक जो है जरूर है। अल्ट्रासाउंड से आपका एब्डोमिनल एओर्टा जो आपका नीचे का एओर्टा है वो डायग्नोज हो जाएगा अगर उसमें कोई भी डायलेटेशन है। और साथ में जो है आपके चेस्ट एक्सरे में जो है सिंपल चेस्ट एक्सरे उसमें जो है अगर आपके थोरैसिक एओर्टा में आपके जो यहाँ चेस्ट में जो है जो एओर्टा होती है अगर उसमें कोई डायलेटेशन है तो अमूमन वो डायग्नोज हो जाएगा। और आप एको करा ही रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप होता है उसमें एको एक पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग टूल है। एको में जो है आपका हार्ट के एकदम जो डिस्टली जो एओर्टा होती है जिसको हम एसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं, अगर उसमें डायलेटेशन है तो वो डायग्नोज हो जाएगा। सो ये कुछ स्क्रीनिंग टूल है जिसमें जो है एओर्टा की स्क्रीनिंग की जा सकती है मास लेवल पे। दूसरा, अगर जो है एओर्टा में जो है कोई भी डायलेटेशन होता है या फिर डिसेक्शन वाली सिचुएशन आती है तो उसको डील करने के लिए जो है इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे जो है अमूमन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं है, बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में इवन 2000 से ज्यादा जो है हार्ट सेंटर्स हैं जहां पे हार्ट सर्जरी हो रही है, लेकिन ऐसे जो है गिने चुने आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने सेंटर हैं जिसमें जो है कॉम्प्लेक्स एओर्टिक सर्जरीज होती है, बहुत कम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये ऑपरेशंस बहुत हाई रिसोर्स डिमांड करते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग जो है, जो सर्जन्स की ट्रेनिंग है, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है अगर ये एक्सपर्ट हैंड्स में नहीं किए जाए। एट द सेम टाइम इसमें जो रिसोर्सेज लगते हैं वो काफी ज्यादा लगते हैं। फिर हाइब्रिड प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें जो है सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट जो है दोनों के जो है मिक्स्ड इंटरवेंशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें मिलके इसको जो है कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट बनाते हैं और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही ये ट्रीटमेंट जो है संभव है। सर अगर हम नंबर्स की बात करें या डेटा की बात करें तो इस तरह के जो मामले हैं जो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं तो उनकी क्या रफ्तार अभी हम मान सकते हैं भारत में, और खासकर जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में और पर्वतीय राज्यों में बताया और उसके पीछे आपने कुछ कारण भी बताए, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के स्टेट हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वो सब इसको लेकर निश्चिंत हो जाएं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसिडेंस काफी सिग्निफिकेंट है पूरे देश में एओर्टिक एन्यूरिज्म्स का। इट्स जस्ट दैट कि कुछ जगह है जहां पे थोड़ा इंसिडेंस ज्यादा है और अर्बन एरियाज में भी जो है काफी हाई इंसिडेंस है, क्योंकि स्मोकिंग एक कॉमन मेनेस है हर जगह। यू नो, अर्बन एरियाज में भी उतना ही स्मोक करते हैं जितने जो है रूरल एरियाज में लोग स्मोक करते हैं। स्मोकिंग जो है एओर्टा को वीक बनाता है और अल्टीमेटली एन्यूरिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जहां पे भी जो है स्मोकिंग इंसिडेंस ज्यादा है वहां पे जो है एओर्टिक एन्यूरिज्म के इंसिडेंस ज्यादा होंगे। साथ में जो है अगर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मैंने कहा मार्फन सिंड्रोम, कुछ कनेक्टिव डिसऑर्डर्स और जिसमें जो है एब्डोमिनल वॉल में वीक हो जाती है, उसमें जो है आपको ये एओर्टिक एन्यूरिज्म ज्यादा है। तो जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया की मैंने बात करी तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आजकल जैसे एक तो गर्मियों का मौसम अब शुरू हो गया, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, और दूसरा भी 4 धाम यात्रा शुरू चल रही है। तो इस वक्त देश भर से तमाम
मैदानी इलाकों से और देश भर से लोग जो तीर्थ स्थल हैं, जो ऊंचाई पर हैं, खासकर केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, अमरनाथ में, और घूमने में जैसे तिब्बत में, इस तरह के इलाकों में अभी लोग पहुंच रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो वहां पहुंच रहे तो वहां सडन हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। केदारनाथ यात्रा में पिछले बार का बड़ा बड़ा नंबर था इस तरह से। तो ऐसा लोगों को क्या ये मिथ है, ये सच्चाई है? और दूसरी बात की इस सब में लोगों को किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग तुरंत यात्रा में एकदम से आ जाते हैं और उनको बहुत सारे शायद वहाँ का उतना अंदाजा नहीं होता और फिर वहाँ ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि उनको एकदम से बचाया जा सके। तो इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये काफी ऊंचाई पे है। जानना जरूरी है कि हाइट जो है ऑलमोस्ट 10,500 11,000 फीट की हाइट पे ये हमारे तीर्थ स्थल हैं। नीचे से जो लोग जाते हैं उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं होती है, उनकी हार्ट हेल्थ की स्क्रीनिंग नहीं होती है। अब अक्सर जो है श्रद्धालु जो है वो 50 साल से ज़्यादा की एज है, अक्सर वृद्ध लोग ही जाते हैं। अंडरलाइंग अगर हार्ट डिजीज है तो वो डायग्नोज नहीं है और वहाँ ऊंचाई पे जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ में जो है एक्सर्शन होता है, क्योंकि केदारनाथ खासतौर से अगर आप देखें तो लोगों को जो है पैदल जाना होता है, तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सर्शन है और साथ में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो जो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो पूरी नहीं है एक, तो दूसरा हार्ट को ओवर एक्सर्ट करना पड़ रहा है। तो रेस्टिंग स्टेज में जो हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अगर अंडरलाइंग डिजीज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो ऊपर पहुंचने पे वो एकदम एविडेंट हो जाएगी और सडनली जो है प्लाक रप्चर होगा और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बहुत सारे हार्ट अटैक होते हैं ऊंचाई पे जाने पे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हाइपोक्सिया होता है, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अल्टीमेटली उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत जो एक्सट्रीम लेवल में पड़ती है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है इसमें। तो जरूरी है कि हर व्यक्ति जो ऊपर जा रहा है उसको अपने हार्ट हेल्थ की स्क्रीनिंग करानी है, उसको अपने लंग्स की स्क्रीनिंग करानी है, और कोई भी अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज हो, एटलीस्ट ये जानना है कि मुझे वो डिजीज है या नहीं है, और अगर वो डिजीज है तो या तो वहां जाना अवॉइड करना है और या फिर जो है एहतियात के साथ जाना है, बट यू मस्ट गो देयर knowing what the condition of your heart is. Do you have any underlying heart disease or not? Everybody should know that. So heart health screening जो है हर व्यक्ति को करनी जरूरी है, जो कि इतनी ऊंचाई वाली जगह पे जा रहा है, चाहे वो यंग हो चाहे वो। इसमें एक और चीज है कि ये जितने भी वृद्ध लोग जो है जो ऊपर जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं हमारे धाम में, तो अभी वो जो है एकदम प्लेन्स में थे और विद इन 7 आवर्स 6 आवर्स वो जो है एकदम जो है 11,000 फीट पे पहुंच गए। हाँ, तो सडन जो चेंज हुआ ये ऑक्सीजन लेवल में और जो एल्टीट्यूड का जो चेंज हुआ, बॉडी को एक्लिप्टाइज होने का टाइम ही नहीं मिला, एक्लिप्टाइज होने का टाइम नहीं मिला। एज अ रिजल्ट आपका हार्ट, आपके लंग्स जो है वो उस हाई एल्टीट्यूड या लो ऑक्सीजन डिमांड को जो है, लो ऑक्सीजन लेवल्स को जो है एक्लिमेटाइज नहीं हो पाए। एज अ रिजल्ट जो है वो सडन चेंज जो है वो आपके हार्ट के लिए और आपके लंग्स के लिए घातक हो सकता है। सर, जैसे कई बार इस तरह की स्थितियां होती है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में है और वहां पहुंच गया और उसने एहतियात बरती या फिर नहीं भी बरती और वहां उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गई या कुछ, और वो बहुत दूर है अब अस्पताल और सब चीज से, तो वहां पर उसके लिए तत्काल रेमेडी क्या हो सकती है? उसके परिजनों के साथ जाएगा, और अगर किसी को ऐसे तीर्थ स्थलों में, ऊंचाई वाले इलाकों में या कहीं भी अगर सडन कोई अटैक आया और उसके आसपास उस वक्त हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या उसको क्या करना चाहिए ताकि वो रिकवर या उसके सर्वाइवल के चांस बन सके, अस्पताल पहुंचने तक की स्थिति तक वो जिंदा रहे? जी, सो इसमें जरूरी है कि हर व्यक्ति जो ऊपर जा रहा है, अगर उसको पता है कि उसको अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है, मान डायग्नोज है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, या कभी जो है हार्ट अटैक आया हो, या कभी जो है ईसीजी में कोई चेंजेस आए हो, या हार्ट डिजीज किसी भी मायने में उसको पता हो कि मुझे हार्ट डिजीज है, अपने साथ में जो है इकोस्प्रिन जरूर ले जाएं। ये टैबलेट बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग होती है। आपको अगर लगता है कि कोई सिम्टम आ रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या पसीना ज्यादा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है, तो आप जरूर जो है इकोस्प्रिन तुरंत लें, अपने साथ रखें इकोस्प्रिन। न केवल उस व्यक्ति को जिसको पता है कि हार्ट डिजीज है, बल्कि सबको
जो एल्डरली लोग हैं, 50 साल से ज्यादा जितने लोगों की एज है, अपने साथ जो है इकोस्प्रिन जरूर रखनी चाहिए। अगर साथ में स्टैटिन रख सके अपने साथ, वो और अच्छा है। साथ में सॉर्बिट्रेट रख सके, वो और अच्छा है। बट एटलीस्ट इकोस्प्रिन आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि कोई सिम्टम आ रहा है या फिर हार्ट अटैक के कोई भी साइंस आपको समझ में आते हैं वहाँ पे, है ना, तो आप तुरंत जो है अपने मुंह में जो है इकोस्प्रिन रख लीजिए, और ये आपके इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक को जो है काफी कम करेगा, रिस्क ऑफ डेथ को भी कम करेगा, सर्वाइवल को इम्प्रूव करेगा। ये एकदम प्रूवन चीज है। और सबसे पहले जो है नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है और वहां जाके अपना इलाज कराना है। अगर टाइमली आप वहां पहुंच गए, हार्ट अटैक जब आपको आ रहा है आप टाइमली वहां पहुंच गए, तो वो डायग्नोज हो जाएगा। और डायग्नोज होने के बाद एटलीस्ट अगर वो कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जहाँ पे बहुत स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे आपको वो एंटी प्लेटलेट जो मेडिकेशन होती है, इकोस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, है ना, स्टैटिन्स हो गए, इन सब से लोड कर सकता है। और लोडिंग हो जाती है तो रिस्क ऑफ डेथ काफी कम हो जाता है। वो हार्ट अटैक जितना बड़ा हो सकता था वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। आपकी जो सर्वाइवल है वो इम्प्रूव करेगा। वो वहां पे आपको थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। जो हार्ट में अगर क्लॉट फॉर्म हो रहा है अभी, तो उसमें जो है एक दवा दी जा सकती है, इंट्रावीनस दवाई होती है, जिससे जो है उस क्लॉट को तुरंत डिसॉल्व करने में मदद मिलती है। बहुत सारी लाइफ जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी बचाई जा सकती है, अगर ये पता चल जाए कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। सर जैसे आपने इकोस्प्रिन या इन सब दवाइयों की बात बताई, तो जैसे नॉर्मल सिचुएशन में जब जैसे किसी आदमी को इस तरह का रिस्क फैक्टर महसूस होता है, जब उसको लगता है कि मेरे साथ जो जो हमने शुरुआत में आइडेंटिफाई किए, आपने जो लक्षण बताए, उन सब के बीच में अगर कभी कोई घबराहट में, जैसे उसे सपोज कीजिए सीने में दर्द हो रहा है, वो किसी और वजह से हो रहा है, और उसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, और वो ये दवाइयाँ लेता है उस वक्त, तो क्या इसका कुछ रिएक्शन होने का चांस रहता है, या फिर ऐसी स्थिति में क्या करे आदमी? कंफ्यूज ही तो बहुत देखिए, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको लेने से नुकसान जो होगा वो बहुत कम होगा, फायदे जो होंगे ज्यादा होंगे। सो अगर आप इकोस्प्रिन लेते हैं 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहुत सारे मरीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेली इकोस्प्रिन लेते हैं और सालों सालों लेते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, है ना। तो जहां पे आपको डाउट है कि ये एक हार्ट अटैक हो सकता है, आपको सिम्टम हो रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज जो अनयूजुअल हो रही है, तो आप इकोस्प्रिन जरूर ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास को नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है। हमने इसके जो लक्षण है उन पर बात करी, लक्षणों पर बात करी, हमने उसके समाधान की तरफ पर भी बात करी, और इससे जुड़े बहुत सारे मिथक्स भी हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं। तो क्योंकि ये तो विषय ऐसा है कि इस विषय पर हम जितनी भी बात करेंगे वो कम है, लेकिन हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कुछ बात पूछ सके। कुछ हम रैपिड फायर स्टाइल में कुछ सवाल पूछेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे उनके आंसर होंगे, और वो थोड़ा सा हम इसमें बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि दिल की सेहत के लिए जो सबसे अच्छी आदत है वो क्या? देखिए, सबसे अच्छी आदत तो वो है जो कि जो है आप ना करें तो अच्छा। जैसे जो है आप स्मोक ना करें, आप जो है एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक ना करें, आप जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल माने जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज वो ना करें, है ना। आप जो है अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने लिपिड्स को जो है नॉर्मल रखें, और अपनी नियमित जो है जांच कराते रहें। अगर आप जो है 40 साल से ज्यादा की एज के हैं, तो एटलीस्ट आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप जरूर कराएं, और इसको जो है रिपीटेडली एवरी 3 इयर्स आप रिपीट कराएं, ताकि ये पता चले कि कोई नई बीमारी तो नहीं है, ये आपको हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है स्ट्रेस को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेना है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है, समझना है कि ये जीवन बहुत छोटा है, इसको काटना है, लेकिन प्यार से काटना है, बिना किसी टेंशन के लिए। स्ट्रेस नंबर 1 किलर है हार्ट का, इसलिए जरूरी है कि स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें। तो इस हिसाब से तो स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका हुआ। तो सबसे अच्छा दोस्त है एक अच्छा खाना खाना। आप क्या खाना खा रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और किस समय खाना खा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। तो आप क्या खाना खाएं? आप वो खाना खाएं जो लो एनर्जी फूड, हाई एनर्जी फूड नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट्स में कम हो, और फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा हो, ऐसा खाना आपको खाना है। दूसरा जो है, आप एक्सरसाइज, अगर डेली जो है 25 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं 5 डेज अ वीक, तो आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी जरूरी है। हमारे मरीज बोलते हैं कि साहब हम तो दिन भर चलते रहते हैं। नहीं, जो दिन में आप चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं, अपने वो चलते हैं, उसको काउंट मत करिए। अलग से डेडिकेटेडली अपने लिए 25 मिनट जो है हर दिन जो है अपने लिए जो है निकालें। ये आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत प्रोलॉन्ग करेगा। और क्या एक्सरसाइज करनी है ये भी जरूरी है। जी। बेस्ट एक्सरसाइज जो हार्ट के लिए है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है, कई तरीके से की जा सकती है। सिंपल वे में ऐसे भी की जा सकती है कि आप जो है घर से निकले, तेज तेज चल रहे हैं, अचानक से जो है आपने 100 मीटर आप चले, 10 मिनट तेज चले, उसके बाद आपने जो है 2 मिनट के लिए शॉर्ट स्प्रिंट किया, दौड़े, 100 मीटर्स का स्प्रिंट किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर 100 मीटर फिर आप अगले 10 मिनट जो है पैदल चले, और उसके बाद फिर जो है आपने जो है 100 मीटर स्प्रिंट किया। ऐसे 2 से 3 एपिसोड्स आपने जो है कर लिया, अगर 25 मिनट 30 मिनट। बेस्ट एक्सरसाइज है हार्ट के लिए। इससे आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन कर रहे हैं फिर 3 दिन नहीं किया। कंसिस्टेंटली 5 डेज अ वीक करिए और लाइफ लॉन्ग करिए। आपका हार्ट डेफिनेटली कई डेकेड्स जो है आपके हार्ट की जो है हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आप अपनी हार्ट हेल्थ जो है कई डेकेड्स इंप्रूव कर सकते हैं। सर, एक वेज और नॉन वेज को लेकर भी हार्ट से जब हम हार्ट की बीमारियों से जोड़ते हैं, तो वेज खाने और नॉन वेज खाने को लेकर की क्या जो भ्रांतियां हैं और क्या जो सही बात है? देखिए, दोनों चीजें ही ठीक है। वेज नॉन वेज दोनों खाने ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंफीरियर है एक सुपीरियर है। आपको हर तरह की चीज दोनों चीजों में मिल सकती है। नॉन वेज में खासतौर से जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, तो नॉन वेज खाने में जो है खासतौर से जो रेड मीट्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, है ना। जैसे मटन हो गया, आपका बीफ हो गया, ये रेड मीट्स में आते हैं। आपको ये अवॉइड करना है। आपको अपने खाने में जो है फिश ज्यादा रखनी है। आपको खाने में चिकन भी ले सकते हैं आप फिश लेनी है आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फिश में न केवल प्रोटीन है बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। सो अमूमन जो है वेजिटेरियन खाने में भी आपको जो है हाई प्रोटीन मिल सकता है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, आपको जो है मल्टीविटामिन्स मिल सकते हैं। हर वो कंपोनेंट जो आपको नॉनवेज में मिल रहा है वो मिल सकता है, एक्सेप्ट 1-2 एलिमेंट्स जो हैं वो डेफिशिएंट होते हैं नॉन वेजिटेरियन खाने में। बट अमूमन जो है दोनों तरह के खाने अच्छे हैं। आपको इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा कैलोरी रिच ना हो, उसमें ट्रांस फैट्स ना हो। फैट में भी किस तरह का फैट हो, जो कुकिंग हो रही है वो किस तरह की जो है ऑयल में कुकिंग हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो है जो खाना खा रहे हैं वो आप न्यूट्रिएंट रिच खाना खाएं, एंटीऑक्सीडेंट से रिच खाना खाएं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अलॉन्ग विद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं, कुछ प्रोटीन लेने हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। यही एक बैलेंस डाइट है। सर, एक चीज इसमें सीधे और थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर पूछते हैं, जैसे कहते हैं नाम लेकर कहना, तो 5 ऐसी कौन सी खान पान की चीजें हैं जो बहुत प्रचलन में है लेकिन जो तत्काल छोड़ देनी चाहिए हार्ट हेल्थ को देखते हुए, और 4-5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको शुरू कर देना चाहिए तत्काल खाना? दोनों ही। देखिए, 5 चीजें जो आपको छोड़नी है अगर खाने की बात करें, तो पहली चीज है ये पिज्जा, बर्गर, ये जो फास्ट फूड है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, स्पेशली जो बाहर से आप खरीद रहे हैं, बाहर फ्राइड हुए हैं, ये सब ट्रांस फैट में जो है रिच हैं, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। ट्रांस फैट सीधे जाके जो है हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें जाके डिपॉजिट होता है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक्स करता है। तो फ्राइड आइटम्स जो हैं, जो बाहर फ्राइड आइटम्स हैं, जो पैकेज में आते हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, जितने भी वेफल्स हैं, ये सब आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्सेसिव शुगर इनटेक, ये हार्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और सर, जो खानी है चीजें खानी ही खानी है, जिन्हें शुरू कर देना चाहिए अभी तुरंत इसके बाद से। जरूर। तो जो चीज खानी चाहिए उसमें जो है इम्पोर्टेंट है आपको फ्रूट्स लेने हैं। कोई भी फ्रूट हो, हमेशा जो है 1 या 2 सर्विंग फ्रूट की जो है डेली जो है वो रखें अपने खाने में। वेजिटेबल्स लेनी है आपको,
ग्रीन वेजिटेबल्स अपने उसमें जो है खाने में हमेशा इंक्लूड करनी है। ये आपको आयरन तो देगा ही देगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जो है रिप्लेनिश करेगा। आप जो है अपने फूड में जो है खाने में जो है बेरीज जरूर रखिए, है ना। बेरीज जो होती है लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स में, ब्लूबेरीज होती है, रास्पबेरी होती है, ये सारी जितनी भी बेरीज हैं जो है ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, हार्ट के लिए अच्छी हैं। आपको अपने खाने में जो है प्रोटीन रखना है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, है ना। आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सेल्स जो रिप्लेनिश हो रहे हैं उसके लिए जो है एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है बहुत जरूरी है। हमारे इंडियंस में जो है प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। हम लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कितना प्रोटीन लेते हैं दिन में? आपका बॉडी वेट कितना है? सर 74 केजी बॉडी। तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट रफली जो है अगर हम 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से लेते हैं तो 1 ग्राम पर केजी अगर लेंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट होगा रफली 70 किलो के आसपास, 70 ग्राम के आसपास। 70 grams per day is the requirement of protein for you। पर आप लेते कितना प्रोटीन है अब ये एनालाइज करते हैं, है ना। तो आप क्या लेते हैं, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? सर मतलब जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं तो सुबह हमने नाश्ता किया, रोटी और कोई भी एक सब्जी, और दिन में हम चावल दाल खाते हैं और रात में भी रोटी सब्जी मैक्सिमम टाइम, या दही और सब्जी। तो आप क्या देंगे? और पनीर कभी हम लेते हैं। आप तो अमूमन जो है अक्सर जो है जो दाल है ना, तो दाल कितना लेते हैं आप? सर 1 कटोरी। 1 कटोरी। तो 1 कटोरी दाल में अगर कोई भी दाल ले लें आप, 1 कटोरी नॉर्मल कटोरी जो दाल है उसमें बेरली जो है आपको जो है 6, 7, 8 ग्राम बहुत कंटेंट प्रोटीन रिच हुई तो जो है 10 ग्राम, उतना भी नहीं मिलेगा आपको प्रोटीन, राइट। उसके अलावा कुछ आपने दिन में लिया जो है 5-6 ग्राम प्रोटीन वो लिया, रात में जो है 1 दाल कटोरी ली, वो भी जो है 5-6 ग्राम प्रोटीन आपको मिला, राइट। इसके अलावा और क्या लेते हैं आप प्रोटीन कंटेंट में? बस सर, बस। तो इमेजिन अगर आप मान लीजिए एग भी लेते हैं, अमूमन जो है इंडियंस जो है एग लेते हैं, तो 1 अंडा लिया या 2 अंडे लिए उन्होंने एक दिन में, अगर कोई 1 अंडा ले रहा है तो वो 4 या 5 ग्राम प्रोटीन वो रिप्लेनिश हुआ। थोड़ा बहुत दूध ले लेगा, उससे जो है 4-5 ग्राम प्रोटीन और मिलेगा उसको। तो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपकी सिचुएशन में हम देखें तो आपने 1 कटोरी दाल दिन में, 1 कटोरी दाल शाम को, दोनों मिला के बेरली 10 ग्राम या 15 ग्राम प्रोटीन हुआ आपका, राइट। कोई और होगा वो शायद जो है 1 या 2 अंडा और ऐड कर लेगा। हम ऐड कर लेते हैं, 1 अंडा और ऐड कर लीजिए, उसमें 4 ग्राम 5 ग्राम प्रोटीन और ऐड हो गया, तो कुल मिला के 20 ग्राम प्रोटीन हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। जो रिक्वायरमेंट 70 ग्राम की है आप ले रहे हैं 20 ग्राम या 25 ग्राम, तो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं मिला ना। प्रोटीन कंटेंट जो है एक अच्छे अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है। नहीं जरूरी है कि आप 70 लें, कम से कम 50 तो पूरा करें, राइट। तो अच्छा प्रोटीन कंटेंट जो है लेना जरूरी है। साथ में जो है, या पुराने टाइम पे सत्तू बहुत चलता था, सत्तू प्रोटीन में बहुत अच्छा कंटेंट है उसका, प्रोटीन रिच है वो, है ना। थोड़ा चीज जरूर लें, सत्तू लें, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो आपके खाने में होने चाहिए, और इससे जो है आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, आप जो है किसी भी इंफेक्शन को फाइट कर पाएंगे, कैंसर्स को फाइट कर पाएंगे, बॉडी के सेल्स रिप्लेनिश होंगे, आपका वेल बीइंग इंप्रूव होगा, आपको वीकनेस नहीं आएगी। ये सारी चीजें अगर आप प्रोटीन कंटेंट अच्छा लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और ये सारी चीजें आपसे दूर रखेंगी। सर एक सवाल ये है कि जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं, 3 अलग अलग वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या इन तीनों वर्ग के लिए कुछ अलग अलग सुझाव भी हैं, अलग अलग, या फिर इन सब के लिए सब एक जैसे ही सुझाव हैं हार्ट से संबंधित? देखिए, महिलाओं में भी जो है एक कॉमन भ्रांति है कि महिलाओं को हार्ट डिजीज नहीं होती या कम होती है, ऐसा नहीं है। महिलाओं में भी हार्ट डिजीज कॉमन है, और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन आर हैविंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे देश में जो है रिमेटिक हार्ट डिजीज भी महिलाओं में उतनी ही कॉमन है जितनी कि मेल्स में। सो ऑफन जो है फीमेल्स में जो है डिजीजेस, मैं हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी ओवरऑल जो है डिजीजेस जो है वो थोड़ा लेट डॉक्टर्स तक पहुंचती हैं, बिकॉज आवर सोशल स्ट्रक्चर, और हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशनली जो स्टेटस रहा है विमेन का, विमेन हेल्थ इज ऑलवेज पुअरर देन द मेन हेल्थ। तो लेटर स्टेजेस में जो है महिलाओं में बीमारियां डायग्नोज होती हैं। हार्ट डिजीज खासतौर से इवन मेल्स में जो है लेट डायग्नोज होती है, तो विमेन में जो है वाकई में जो है वो और लेटर स्टेज में डायग्नोज होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर रिस्क फैक्टर्स आपको लगते हैं
तो आपको जो है अपना जो है डॉक्टर से जाके मिलना है और अपना कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप जरूर कराना है. सो विमेन ऑल्सो नीड देमसेल्व्स टू बी चेक्ड इक्वली एज मेन. सर अगर बच्चों की हम बात करें तो उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, एक बड़ी आपको जान के आश्चर्य होगा कि हार्ट में जो प्लाकिंग होती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, वो किस एज में शुरू होती है? आपका क्या मानना है, किस एज में शुरू होती है? सर कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे लगता है 20 साल के बाद. आपको लगता है 20 साल के बाद? जी. अमूमन लोग बोलेंगे कि जो है 30 साल या 40 साल के बाद जो है प्लक फॉर्मेशन इंक्रीज होता है ना? पर ऐसा नहीं है. अब बच्चा जब पैदा होता है वहीं से जो है एथेरोजेनेसिस शुरू हो जाती है, राइट? सो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जो है एक अच्छी डाइट देना जरूरी है. उसको जो है एक जंक फूड से दूर रखना जरूरी है. उसको ये जितना भी सोडा कोक हो गया उससे दूर रखना जरूरी है. उसकी डाइटरी हैबिट्स को जो है रेगुलेट करना जरूरी है. उसकी स्लीपिंग हैबिट्स रेगुलेट करना जरूरी है. क्योंकि एथेरोजेनेसिस ऐसा नहीं है कि वो जब 20 साल का या 30 साल का होगा तब शुरू होगी. वो बहुत पहले ही शुरू हो जाएगी अगर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा तो. सर स्लीपिंग हैबिट से आपने एक बताया, एक इन जनरल एक मोटा मोटी स्लीपिंग हैबिट एक हेल्दी उसके लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, एक मिनिमम 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. कुछ लोग बोलेंगे 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यू नो, बट वो मुश्किल हो सकता है 8 घंटे की स्लीप जो है हर व्यक्ति को निकालना. बट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. जो लोग 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनको देखा गया है कि डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, हार्ट में प्लाक फॉर्मेशन ज्यादा होता है और साथ में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो ज्यादा होता है. एज अ रिजल्ट वो मेटाबॉलिक डिजीजेस के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. हार्ट की डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं. दे विल डाई अर्लियर देन पीपल हु स्लीप मोर देन 6 to 7 आवर्स एवरी डे. सो स्लीप बहुत जरूरी है. साउंड स्लीप, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड स्लीप, 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज एब्सोल्युटली. सर जैसे कई लोग सोचते हैं कि दिन में 2 घंटे सो जाओ और 4 घंटे रात में सो जाओ तो उसके 6 घंटे हो जाएंगे, तो ये भी मतलब ये काम चलाओ व्यवस्था है या फिर ये भी ठीक ठाक व्यवस्था है? जी, ओवरऑल 24 आवर्स में आपका 6 से 7 घंटे होना चाहिए, ये जरूरी है. सो दिन की स्लीप इज गुड. अगर आप जो है शॉर्ट नैप भी लेते हैं, चाहे वो 15 मिनट की लेते हैं, चाहे 10 मिनट की लेते हैं, 5 मिनट की लेते हैं, वो पावर नैप भी जो है आपकी जो है हेल्थ को बेनिफिट करेगा. एक सर जो हमारी नींद को उड़ाने में जो बहुत सारे कारण हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया की लत भी है, ये मोबाइल और सोशल मीडिया. तो और इसके चक्कर में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, इवन खाना भी भूल जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं. और इसमें भी जैसे रील्स देख रहे हैं, इवन ये जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी जो हार्ट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे रील्स वगैरह भी इसमें आती है. तो ये दो तरीके से, एक तो लगातार सोशल मीडिया का जो हैबिचुअल हमारा होना है और दूसरा जो इसमें जो हर कोई एक्सपर्ट अभी बना हुआ है, सब लोग उसमें एक राय बहादुर बने हुए हैं. तो इस पर क्या आपका दर्शकों के लिए देखिए, मैं एक चीज ये बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया में जो है अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है ना. सो कोई भी व्यक्ति जो है आके कुछ भी बोल सकता है. कोई भी ये बोल सकता है कि हार्ट के लिए ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं है. बट वो कितनी रिलायबल है, कितना विश्वसनीय है, ये कहना बड़ा मुश्किल है. तो अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है उसमें कोई व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को हम किलेशन थेरेपी से जो है ठीक कर देंगे. हम एक दवाई जानते हैं जिससे जो है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज एकदम गायब हो जाएगा. या फिर हम जो है एक ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे हार्ट की नसों में ब्लॉक एकदम दूर हो जाएगा. गलत इंफॉर्मेशन है. तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो क्वालिफाइड है आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है. और इसीलिए सोशल मीडिया जो है ये कई बार जो है काफी नुकसानदायक हो सकता है. हमारे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जो कि जो है जिनको हार्ट में तीनों नसों में ब्लॉकेज डायग्नोज हुआ है एंजियोग्राफी में, और वो सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति को देख के या किसी सेंटर जो ये क्लेम कर रहा है कि किलेशन थेरेपी करते हैं,
जिससे हार्ट की नसों में सारी ब्लॉक जो है एकदम दूर हो जाएंगी। तो वहां जाते हैं, वहां जो है महीनों अपना जो है उपचार कराते हैं, लाखों लाखों रुपए अपना पैसा खर्च करते हैं, अल्टीमेटली हार्ट अटैक होता है और फिर उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं। तो ये एक बड़ा डेंजरस चीज है और ये एक दो दिन की बात नहीं है, हम अक्सर हर दिन इस तरह के मरीजों को देखते हैं और उस समय लगता है कि कोई एक ऐसा कोई व्यवस्था हो जिसमें हम मरीजों को एक मास लेवल पे लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि ध्यान रखना है कि कहां से वो इंफॉर्मेशन आपके ऊपर आ रही है और हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके ऊपर आ रही है उस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। अपने हार्ट की हेल्थ के लिए आपको जरूरी है कि अपने आप को एजुकेट करना है और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर राहुल चंदोला से हमने बहुत सारी बात की हार्ट को लेकर के, दिल को लेकर के, अपने दर्शकों के दिल को लेकर के। उम्मीद है आप इन सभी बातों को दिल से सुनेंगे और दिमाग से गुनेंगे। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और इसी तरह के इंटरव्यू में। आपकी राय का हमें बहुत इंतजार रहेगा, आपकी सुझावों का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।